तो गेटवे ऑफ इंडिया पे हम लोग 300-400 नौजवान खड़े थे और हम लोग ये लग रहा था पुलिस कभी भी आएगी उठा लेगी, क्योंकि बहुत कम लोग बचे थे। उसी समय वहाँ पे सुशांत भाई पहुँचते हैं CA/NRC के आंदोलन में, और सुशांत भाई उसके बाद लगभग 2 दिन वहीं पर पूरे टाइम थे, और उसके बाद सुशांत भाई बहुत कुछ हुआ, तमाम चीज़ें। पहला सवाल मैं आप ही के पास इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि CA/NRC से बात शुरू हुई, अमित ने कर दी है। क्या कुछ झेलना पड़ा? हमारे समय का जो सिनेमा है वहाँ जो बोलता है वो क्या झेलता है, ये सवाल है पहला। वो तो जग जाहिर है कि भाई जब मैंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था तो उस वक्त मैं एक काफ़ी पॉपुलर शो सावधान इंडिया होस्ट किया करता था। तो करीना यूनिवर्सिटी में पहला प्रोटेस्ट हुआ था जब JNU स्टूडेंट्स को पीटा गया था, तो उसके अगेंस्ट हुआ था। मैं वहाँ गया था उसमें शिरकत करने के लिए, और उसी रात को या अगले दिन सुबह कह लीजिए, रात को 2:15 बजे मुझे मैसेज आया था चैनल से कि 22 दिसंबर जो है, 16 दिसंबर की ये बात है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी वाइफ का बर्थडे होता है 16 दिसंबर को। तो हम लोग देर रात तक जगे हुए थे, तो 2 बजे तक जगा हुआ था मैं। तो मैसेज आया कि सर 22 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली 20 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली विल बी आवर लास्ट डे ऑफ शूटिंग विद यू। तो रात को 2-2:15 बजे एक मैसेज आना चैनल की तरफ से कि भाई आपका जो है काम अगले 4 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। वो हालांकि मैंने तब से आज तक यही कहा है कि हो सकता है इत्तेफाक हो, पर ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक ज़िंदगी में कम ही होते हैं। सो बाकी जिसको जो मतलब निकालना है निकाले, बट दैट मैं कोई पहला शिकार नहीं था ना आखिरी शिकार था। आप जब भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले आपको उदाहरण बनाया जाता है, आपके फ्रीडम पर चोट की जाती है, आपकी रोज़ी रोटी पर चोट की जाती है। सो बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं हर फील्ड में जिसने भी आवाज़ उठाई, और जब एक दमनकारी सत्ता जो है सत्ता पार्टी हो तो वो बड़ा आम हो जाता है। हमारे फील्ड में ये एक मैसेज बन जाता है, क्योंकि सिनेमा बहुत पावरफुल टूल है। इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई भी पार्टी किसी भी देश में सत्ता में रही है, उसने सिनेमा को एज अ टूल इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की है। वो प्रोपेगेंडा, आप उसको राइट विंग कह लीजिए, लेफ्ट विंग कह लीजिए, सब ने इस्तेमाल किया है क्योंकि पावरफुल मीडियम है। तो जब सिनेमा कर्मियों को इसका शिकार बनाया जाता है तो उसका सीधा साधा एक संदेश यही होता है कि भाई आप सुधर जाएं, संभल जाएं, जैसा हम कह रहे हैं वही बोलें। तो उसका असर लाजमी है, होता ही है। किसी प्रोपेगेंडा फिल्म में कभी काम करने का ऑफर आया कोई? कौन सी फिल्म में? प्रोपेगेंडा फिल्म, पोस्ट ट्रूथ हिस्ट्री मैनिपुलेट करने वाली। हाँ हाँ, ऑफर आया है जी। हाँ, आया, हाल फिलहाल में आया था एक मैं नाम लेना नहीं अच्छा लगता यार। तो एक हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर फिल्म एक बन रही है, तो उनके छोटे भाई का रोल करने के लिए ऑफर आया था, तो मैंने जी, मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया, आई एम सॉरी। अगला सवाल मैं सभी लेखक, आप निर्देशक लेखक दोनों ही हैं, सभी से जो भी अपने तरह से जवाब देना चाहें आप ही दे दीजिए। आप ही से है, लीजिए, पॉइंट आउट कर दिया। तो तकनीक जिस तरह आगे बढ़ती जा रही है, हमारी स्क्रीन सिकुड़ती जा रही है। पहले 2 स्क्रीन मीडियम था हमारा, बड़ा पर्दा टीवी, अब और छोटा हो गया, 4 आ गए। अटेंशन स्पैन भी सिकुड़ता जा रहा है। इस सिकुड़ने का सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है कहानियों पर, किरदारों पर, कहने के तरीके पर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बेसिकली बहुत तकनीकी सवाल अमित तुमने पूछा, उसमें जोड़ना चाहूँगा आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, सिनेमा इन आवर टाइम्स। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर मेदुसा को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर मेदुसा हमारे सभी समय के रियल हीरो हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं और उनसे सीखते हैं। और दूसरा, अशोक कुमार पांडे जी को मैं बहुत ज़्यादा और उनके दोस्तों को, उनकी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जहां पे मैं आना चाह रहा हूं वो ये है कि कल डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्तरों पर, वो 2013-14 के बाद का
मामला नहीं है, वो बहुत सारी चीजें उसमें से 90 से शुरू हो गई थी। तो सिनेमा का बदलना, एक तो लिबरलाइजेशन के बाद जो है एक नए दौर में वो चीजें आई, तो सिनेमा से पहले हम थोड़ा थिएटर की तरफ जाते हैं और फिर साहित्य की तरफ जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें अब इवेंट में बदल रही हैं। सिनेमा के लिए वो शब्द दरअसल सेटअप है या प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे याद है कि 90s में शुरुआती दौर में प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं दरभंगा से पटना गया था, और जिस किस्म से एक ही हॉल में बहुत सारे लेखक सोते थे, बातें करते थे। फिर जनसंस्कृति मंच के सम्मेलन में मैं बनारस गया था मिड 90s से थोड़ा सा पहले। वो अचानक बहुत बाद में जब मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल गया तो मुझे बड़ा ये लगा कि भाई अब वो साहित्य समारोह वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे हुआ करते थे, और इसके पीछे की वजह वही बाजार है, वही स्पॉन्सरशिप है, वही बहुत सारी चीजें हैं। और मैं इसलिए भी अशोक जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस समारोह को, सम्मेलन को उन्होंने इस जाल से बचा लिया। तो बेसिकली सिनेमा ऐसी विधा है साहित्य और थिएटर से अलग, जो पैसे से संभव होता है, और पैसे से संभव होने वाली चीजों के रूप बदलते रहते हैं, क्योंकि पैसे का चरित्र भी बदलता रहता है। तो आप देखिएगा, स्क्रीन जो कि बहुत बड़ा था, छोटा होता गया, छोटा होता गया और छोटा होता गया। उसने सिनेमा का चरित्र भी बदला, सिनेमा का कंटेंट भी बदला। सिंगल थिएटर से जब सिनेमा मल्टीप्लेक्स में आया तो उस समय इमर्ज हो रहे थे आदित्य चोपड़ा का पूरा सिनेमा, जो सिनेमा को कहां ले गए। लेकिन होता क्या है कि चीजें बदलती हैं, उसमें से भी लोग रास्ता निकालते हैं। जब पिछले साल मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुई और मुझे पकड़ के अहमदाबाद ले जाया गया, तो उसके बाद ट्विटर पर मेरी भाषा बदल गई अपने आप। जो चीजें मैं डायरेक्ट लिखा करता था वो थोड़ा बदल के लिखने लगा। तो जब बंदिशें आपके सामने दिखाई पड़ती हैं और आपको लगता है कि ये ज्यादा हार्मफुल होगा, आपको बोलने से रोकेगा, आपको करने से रोकेगा, तो आप रुकते नहीं हो बोलने से, आप बोलने का तरीका बदलते हो। तो सिनेमा ने भी अपने आप को कुछ लोगों के माध्यम से बदलने की कोशिश की है, जिसमें से 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक उदाहरण आपने ही भीड़ का दिया, लेकिन ठीक कोविड से पहले एक फिल्म आई थी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत चर्चित हुई थी। उस फिल्म का नाम था गामक घर। गामक घर दरभंगा में रहने वाले एक नौजवान ने दरभंगा के गांव की कहानी जो है बहुत प्यार से कही कि कैसे गांव खाली होते जा रहे हैं, है ना। गांव में वो अवसर नहीं, वो स्पेस नहीं है, और वो सारा जो पलायन है वो शहरों की तरफ है। और कोविड का जो विहंगम और पूरा डराने वाला जो दृश्य सड़कों पे नजर आया था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। एक बच्ची साइकिल पर अपने बाप को लेकर के घर तक पहुंची, और उन सारे दृश्यों को जिस तरीके से भीड़ में लाने की कोशिश की है अनुभव ने, ये दोनों सिनेमा एक दूसरे का आईना है। घर छोड़कर गए हुए लोग, जिनका शहर में भी अपना घर नहीं है, वो वापस अपनी मिट्टी पे आ रहे हैं जहां भी उनका घर नहीं बचा। तो ये जो विरोधाभास है समाज का, ये सिनेमा में इन्हीं छोटे छोटे सुरों के माध्यम से आएगा, और शायद एक दिन एक, ये शब्द थोड़ा भारी है लेकिन बड़े आंदोलन में बदले। अभी इतना ही, आगे देखते हैं और क्या बात करते हैं आप। सिनेमा, हम लिटरेचर में बात करते रहे, पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करते रहे। सिनेमा की लैंग्वेज में सबवर्जन जो है, सबवर्ट करना, अभी के वक्त में कितना ज़रूरी हो गया है, ये एक सवाल है। दूसरा, क्या सिनेमा में हर जगह हर बार जब आपको लगता है तो आप सबवर्जन कर पाते हैं? तीसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होता है कई बार कि आपको लगता है कि ये बात तो चीख के कहनी चाहिए, इसको हम सबवर्जन इसका नहीं कर सकते, और समझौता करना पड़ता है जो भी माहौल है उसकी वजह से? दोनों के लिए सवाल है, दोनों बारी बारी से अपने हिस्से का जवाब दे सकते हैं। सिनेमा भी बाकी एक्सप्रेशन मीडियम की तरह एक्सप्रेशन का मीडियम है, क्योंकि उससे हमारी रोजगार भी जुड़ा हुआ है। तो
आप कहना बहुत चाहते हैं, इसलिए आप अलग मीडियम ढूंढते हैं वो बातें कहने के लिए जो आप सिनेमा में नहीं कह सकते। ये अपने आप दिखाता है कि आप सिनेमा में नहीं कह पा रहे हैं। एक स्क्रीन राइटर के तौर पर, गीतकार के तौर पर, अगर मैं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे बहुत कह रहा हूँ या मुझे ऐसे मंच की ज़रूरत पड़ रही है, इसके अपने आप ही एक मतलब बन जाता है कि वो जो कहना है मुझे सिनेमा में मैं नहीं कह पा रहा हूँ, मुझे उसकी इजाज़त नहीं मिल रही है। तो ये एक प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ उस बात को कहने के लिए। ये अपने आप में उसका जवाब है। हम लोग 5 लोग बैठे हुए हैं कि हम सिनेमा में नहीं कह पा रहे हैं वो बातें। बात यहाँ की पर आती है कि हम कितना उसको डाइल्यूट करते हैं जब कहते हैं और कितना उसको सीधे सीधे कहते हैं। ये जो अविनाश भाई ने कहा बहुत डिपेंड करता है बाज़ार पर, क्योंकि सिनेमा एक कम्युनिटी से चलने वाला आर्ट मीडियम नहीं है। थिएटर हम फिर भी वैसे कर सकते हैं कि हम 5 लोगों से 10 लोगों से 20 लोगों से कुछ चंदा लेके तैयार करें। सिनेमा ने अभी तक वो हासिल नहीं किया है और मुझे लगता है कि अगला दौर जो सिनेमा का है, अगर पॉलिटिकल सिनेमा आपको बनाना है और अपनी बात कहनी है, तो उसे कोई एक बड़ा स्टूडियो तो नहीं फंड कर सकता। उन्हें जिन लोगों को देखना है वो सिनेमा, उन्हीं को वो फंड करके बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस सिनेमा की बात कर रहे हैं जिस बाज़ार से मैं आता हूँ, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, तो वहाँ मुझे मेरी बात 50 तरह से घुमा के 50 लिफाफों के अंदर कहनी पड़ेगी। हाउ मेनी टाइम्स पोएट्री इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन? कितनी बार होता है संवर्धन में खत्म हो जाता है? मैं अपनी अगर बात कहूँगा तो मुझे बहुत छुपा के कहीं रखनी पड़ेगी, और मुझे उसको राजनीतिक तौर पे कहूँगा भी तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि जो कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप जो कहा जाता है जिसको, कि जब वो सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे तब का नहीं सोच सकता है कि तब कट हो जाएगा, नहीं होगा। वो कट बहुत पहले हो चुका होता है सीन मेरे दिमाग के अंदर कि ये तो नहीं जा सकता, तो वो अपने आप में ही वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो या दैट्स इट। जी, सबवर्जन मेरे लिए पहले ही गुलामी की एक, आपने गुलामी एक्सेप्ट कर ली है कहीं ना कहीं, इसलिए आप सबवर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप खुले तौर पे कहना नहीं चाहते। तो इस पहलू को दूसरी तरफ से देखते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि हमें जैसे वो विश करने का कॉन्सेप्ट है हमारे के, थोड़ा थोड़ा विश आप देते रहो उसको, तो वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो विश करने हो बन जाती हैं, सालों से हैं। मेरे लिए गुलामी भी उसी तरह का है। एक्सेप्टेंस ऑफ क्रूल्टी ऑफ एनी काइंड जो धीरे धीरे आपके समाज में आपको दिया जा रहा है, और अब आप उसको, कोई बेड़ी नहीं आएगी आपके पैर के अंदर, कोई विजुअल नहीं होगा उसका। ऐसा नहीं होगा कि एक शिप आके खड़ा हो जाएगा बंबई के तट पे और उसके अंदर अफ्रीका से गुलाम लाए जाएंगे जो कि बेचे जाएंगे। ये आपके दिमाग में हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो फॉर मी द आइडिया ऑफ सबवर्जन ही समवेयर गुलामी की शुरुआत हो चुकी है। अब इस पहलू को इस तरह से देखें कि हम ट्विटर पे क्यों बोलते हैं, तो वो हमारी स्ट्रगल है, और शायद वो इसलिए है कि इसलिए नहीं कि हम सोसाइटी को एज एन आर्टिस्ट एटलीस्ट सोसाइटी को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, वो हमारी लाचारी है और उसमें कोई ग्रेटनेस नहीं। वो ये है कि हम इसके अलावा शायद किसी और तरीके से जिंदगी जी नहीं सकते, इसीलिए हम आर्टिस्ट बने थे, इसीलिए हम राइटिंग करते हैं, इसीलिए लोग एक्टर बनते हैं, क्योंकि ये मजबूरी है। और मेरे लिए इसकी एक्सेप्टेंस बहुत क्लियर है कि मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, किसी को मैं बचा भी नहीं पाऊंगा। हो सकता है मेरा ही नुकसान हो, मेरे घर वालों का भी नुकसान हो, पर मैं जैसे वो एडिक्ट होते हैं ना, मैं उस तरह का आदमी हूं जिसको की आवाज उठानी है और मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। तो rather than looking at it in some form of कि ये कोई ग्रेट चीज है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि हम लाचार लोग हैं और हमें ये करना पड़ेगा। हमारी किस्मत अच्छी होती कि अगर इस देश में ज्यादा लाचार होते इस तरह के लोग, जो कि नहीं है, और उसका कुछ हम कर नहीं सकते। हम बस ये कर सकते हैं कि शायद हमारी लाचारी से किसी और को शर्म आ जाए, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ है। क्योंकि आजकल एक बात बहुत चल रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल जब भी फिल्मी परिवारों की जो पुराने लंबे समय से काम कर रहे हैं उनकी बात होती है तो नेपोटिज्म की बात कर दी जाती है सबसे पहले। लेकिन जब हम पहले बात करते हैं हमेशा एक लीगेसी की बात होती है, कपूर फैमिली, मंगेशकर फैमिली, ये फैमिली। तो एक
मतलब जस्ट पिक्चर क्या होगी उन सब चीजों के बीच में? आप इतने समय से चीजों को देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आज के समय मतलब क्या वो पुरानी बातें सब भुला दी गई हैं? एक ही चीज सच है, पूरी चीज है ये इस पे आप क्या सोचते हैं? पहले जो ये बातें यहाँ हो रही थी, मैं उसका जवाब देता हूँ। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आई जो मुझे लगा कि थोड़े पहलू आप लोगों के सामने उसके रख देने चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो है मैं ज़रा इंट्रोडक्शन की बात करूँगा कि ये जब मयंक साहब कोशिश कर रहे थे इंट्रोड्यूस करने की, तो मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की एक बात याद आ रही थी कि कोई और अगर आपका इंट्रोडक्शन देता है तो बहुत भला है, क्योंकि आप झूठ बोलने से बच जाते हैं। तो मैं झूठ बोलने से बच गया, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना लाइन है जो पड़ा। आप अक्सर कोट करते हैं, क्या? आप तो मेरी इस तरह तारीफ कर रहे हैं। और तो यहाँ दो पहलू जो यहाँ बातें हुई, एक बात आई सबवर्जन की और एक बात आई पॉलिटिकल सिनेमा की। तो मैं यहाँ दो चीज़ें जो है वो ज़रा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि चाहे कोई सा भी दौर हो, चाहे कोई सा भी ज़माना हो, चाहे किसी भी तरह की आइडियोलॉजी प्रोपगेट हो रही हो या मेन स्ट्रीम में हो, कहानी लिखने का सलीका वही रहेगा, वो नहीं बदल सकता है। एक अच्छी कहानी किसी आइडियोलॉजी की, किसी ज़माने की मोहताज नहीं होती है। उसको लिखना वैसे ही है जैसे एक राग को बांधना होता है, जैसे कि एक शेर को बांधना होता है। तो जो शेर बांधने के कवायद हैं, जो राग बांधने के कवायद हैं, वही स्क्रीन प्ले लिखने के कवायद हैं। एक अच्छा स्क्रीन प्ले वो किसी आइडियोलॉजी और ज़माने के ऊपर मुनहसर नहीं है। उसको आपको जो उसका तरीका है, जो उसका सलीका है, आपको वैसे ही बांधना होगा। और अगर वो नहीं बंधेगा तो जैसे ही आप दर्शकगण देख रहे होंगे सिनेमा को, आपको वो सीन खटकने लगेगा। आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि रब्त जो है कहानी का टूट गया है। तो कहानी लिखने का सलीका और उसके कवायद वो मुंजबिद है, वो वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पहले थे। वो नहीं बदल सकते किसी भी आइडियोलॉजी की वजह से। जैसे कि अब उसमें एक सबवर्जन की बात आई कि आप कैसे सबवर्ट करते हैं। अच्छी बात वही है जहाँ कई माने निकलते हैं। जैसे कि जमाल का ये शेर है कि जमाल खेल नहीं है कोई गज़ल कहना, कि एक बात बतानी है, एक बात छुपानी है। तो किसी ने जैसे गालिब के सामने कहा कि क्या ये शेर आपका है, तो गालिब ने कहा कि वो शेर जिसमें एक माने निकले वो मेरा शेर नहीं हो सकता है। गंजीना मानी का तिलिस्म उसको समझिए, कि मानी के तिलिस्म का खजाना उसको समझिए, गंजीना मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे। तो जो गालिब के शेर में जो लफ्ज़ गालिब हो रहा है, जो लफ्ज़ भारी पड़ रहा है, उसके कई मानी होंगे। अगर वो एक मानी है, ये शेर खुद देख लीजिए कि गंजीना मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे। गालिब यहाँ उनका नाम भी है और गालिब जो लिटरल मीनिंग है वो भी अप्लाई करता है इस शेर के अंदर। तो एक अच्छा कहानीकार, एक अच्छा सिनेमा बनाने वाला, वो अपनी बात को इस तरह से ढक के, छुपा के, इस तरह से उसको एल्यूड करके रखेगा कि आपको बात के कई माने नजर आएंगे। अगर वो अपनी बात को सीधे रखेगा तो वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो जाएगा, वो ओपिनियन कॉलम हो जाएगा, वो एक ऐसे हो जाएगा। हम एक ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं कर रहे हैं, हम एक कहानी सुना रहे हैं। और कहानी वही बेहतरीन है कि जहाँ कहानी में चाहे कोई आदमी किसी भी आइडियोलॉजी से आए, किसी भी पहलू से आए, किसी भी दौर से आए, वो उस कहानी में पढ़े तो कोई ना कोई अपना अक्स उसके अंदर देख ले। जैसे एक चेक प्ले राइट थे, मैं उनका नाम भूल गया उस वक्त, उन्होंने यही कहा था कि महान ड्रामा वो होता है जहाँ दर्शकों की कहानी रंगमंच के ऊपर चल रही होती है। तो दर्शक तो कोई किसी एक खित्ते का नहीं होता है ना, दर्शक तो किसी भी खित्ते का हो सकता है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल सिनेमा क्यों नहीं बन रहा है, जिसमें अविनाश ने एक अच्छी बात कही कि सिनेमा जो है वो सिर्फ एक दो आदमी की आइडियोलॉजी के ऊपर मुनहसर नहीं है, वो एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है और सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है पैसे की। तो हो सकता है कि मेरे पास एक इरादा है कि मैं एक बहुत ऐसा सिनेमा बनाना चाहूँ जो अभी जो झूठ चल रहा है उसका पर्दाफाश कर दे। मैंने स्क्रिप्ट भी अच्छी लिख रही है, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर ही ना मिले, कोई पैसा लगाने वाले ही ना मिले। अब जब पैसा लगाने वाला ही नहीं मिलेगा तो सिनेमा तैयार कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिनेमा को बनने से कभी कभी रोक देती हैं, क्योंकि किसके पास इक़्तिदार है, किसके पास पावर है, किसके पास पैसा है, और वो क्या डिसाइड कर रहा है क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, उस पर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इरादा हो तो हम बना दें। लेकिन जैसे कि वसीम बरेलवी साहब ने कहा, कौन सी बात कहाँ किस तरह से कहनी चाहिए, ये सलीका हो तो हर बात कही जाती है, हर बात सुनी जाती है।
तो अगर बात कहने का सलीका हो तो आप अपनी बात रख भी देंगे और सुनने वाला सुन भी लेगा, लेकिन वो सलीका वो स्क्रीन प्ले है। वो स्क्रीन प्ले समझना और उसको लिखना एक स्किल है, एक आर्ट फॉर्म है। अगर वो आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से अपनी बात को कह सकते हैं। तो मैंने अपनी बात खत्म करी। अभी आपका सवाल था लेगेसी पे, क्या करें लेगेसी का? भाई हमें से तो किसी के पास लेगेसी नहीं है, हम तो बगैर लेगेसी के लोग हैं जो यहाँ आके बैठ गए हैं। तो हम लेगेसी पे क्या बोल सकते हैं? जो लेगेसी वाला आए तो लेगेसी वाले से पूछना, जिसके पास लेगेसी होगी वो देगा। हम तो जैसी जनता है वैसे हम हैं, हमारे पास लेजिटिमेसी है, जैसे कि सुशांत ने कहा। थैंक यू। वो मुझे शेर याद आ गया, मैंने शेर गलत पढ़ दिया। देखो शेर गलत नहीं पढ़ना चाहिए, शायर की रूह के ऊपर जो है ना एक कोड़ा लग जाता है। वो वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अभी जैसे हाल ही में एक कहानी, तो मैं आपके साथ ही बैठ के कितने दिन से बातचीत हुई, तो पुनीत ने एक बात कही थी, वहाँ से मैं उठा के वो सबसे ये सवाल हो सकता है दरअसल, और जो भी इसमें जोड़ना चाहे। और सुशांत भाई और अविनाश भाई बीच में चूँकि बैठे हैं और सबको सामने से दिख रहे हैं, और बहुत देर से सुशांत भाई अब चुप हैं, तो पुनीत ने एक बात कही थी कि वो कैंची जहन में पहले ही चल चुकी होती है। सेंसरशिप किसी सेंसर बोर्ड में नहीं होती है, क्योंकि अब हमको पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है, वो जो कोने में बैठे हैं उनको भी पता है, उनको भी पता है कि क्या ऐसा होगा जो किसी हाल में भी सेंसर बोर्ड छोड़ दीजिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर या किसी को भी मंजूर नहीं होगा, या हमको पता है कि भाई ये तो कट जाएगा, फिल्म फंस जाएगी। तो वहाँ मैं दिमाग में लिखते वक्त ये जो कंडीशनिंग है अविनाश भाई, एक तो ये कि क्या इससे उबरना अभी हमारे वक्त में आगे लंबे वक्त तक मुमकिन है, या पहले भी ऐसा ही था कि बहुत सारी बातें हम कहते वक्त करते वक्त सोचते होंगे। सुशांत भाई आपसे सवाल ये कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं अभी भी जहाँ कहानी सुनाई जाती हो, आपको लगता हो ये करना है, और फिर उसके बाद वो शुरू ही ना हो पाता हो क्योंकि वो खतरनाक हो जाता हो काम ही करते करते, या लगता हो कि ये हो ही नहीं पाएगा, कोई पैसा लगाने को तैयार ना होता उसमें, है ना? तो अविनाश भाई आपसे शुरू करते हैं, फिर सुशांत भाई से सवाल ले लेंगे। देखिए, जहाँ बड़ा रिस्क होता है वहाँ पे ऐसे समय में एक सेल्फ सेंसरशिप तो हो ही जाती है। दूसरा क्या है कि जो आरोपित डर हैं, भय हैं, उसकी वजह से हमारे जैसे लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि हमने अगर कोई पटकथा लिखी और कहीं सबमिट किया, हमने कहीं पिच किया, तो वहाँ एक लीगल टीम के पास पहले जाती है। हर OTTs ने, प्रोडक्शन हाउस ने बड़े बड़े अपनी एक लीगल टीम बिठाई हुई है कि भाई पटकथा को पहले चेक करो कि इसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ फंसेंगे। लेकिन इसी माहौल में हमारे पास एक कहानी आई, और कहानी आज के दौर की बड़ी सटीक किस्म की व्याख्या थी, उसको समझने की कोशिश थी। सोशल मीडिया का जो पूरा दैत्य जिस रूप में दिख रहा है, उसके बहुत सारे सिरे उसमें संभाले गए थे, खोले गए थे। तो मुझे लगा कि यार ये कहानी है जो आज कही जानी चाहिए, लेकिन मेरी औकात नहीं थी उस कहानी के साथ आगे बढ़ने की। तो हमारे पड़ोस में एक औकात वाले अभिनेता रहते हैं जिनका नाम है दानिश हुसैन। तो मैंने कहा कि भैया उनसे मिलो, उनसे बात करो, और आपको ताज्जुब होगा कि इस माहौल में न सिर्फ उस कहानी के साथ इन्होंने अपना सफर आगे बढ़ाया, बल्कि उसको मुकम्मल भी किया। वो चीज़ बन चुकी है ना, वो आएगी, देखेंगे आप। वो इस समय पर सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। तो माहौल तो जो है जैसा है, इसमें कौन किस बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है वो बहुत जरूरी चीज है। और अनुभव सिन्हा ने भीड़ बनाई ना भाई, केवल उनको मोदी जी की आवाज हटानी पड़ी टीजर से। थोड़े दिनों के लिए वो टीजर उतार दिया गया था मोदी जी की आवाज की वजह से। मैं नाम लेता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। तो लेकिन फिल्म में है मोदी जी की आवाज की, फिल्म से उसकी जरूरत नहीं है। फिल्म अगर वो आवाज होती तो फिल्म डिमीन हो जाता। हाँ, ओरिजिनल सवाल पे आपके कि हाँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये कमाल स्टोरी है, समाज का बहुत सटीक आईना ये कहानी दिखा रही है, पर वो कहानी पढ़ते हुए आपको ये भी पता चल जाता है कि ये बनने वाली तो नहीं है भाई, आज के समय में तो नहीं बनेगी। और आप कोशिश करते हैं कभी ऐसी कहानी को कि भाई किसी प्रोड्यूसर से बात कर लें या किसी तरह से हो जाए? नहीं भाई,
क्यों? मतलब मालूम है ना कि आप ख्वाब देखिए, घर में बैठ के देखिए, आप मालूम है वो ख्वाब पूरा होने नहीं वाला है, तो बाजार में जाके उसका जिक्र क्यों करना है ना? कि भाई ये सपना देखा है, आपको भी लगता है ना पूरा नहीं होगा, ऐसा कोई जाके थोड़ी बोलता है। तो एक सेल्फ सेंसरशिप है। अचानक आपने जब बात की तो याद आया मुझे, बचपन में स्कूल में या मोहल्लों में रामलीला नाटक सब हम लोगों ने देखे हैं। यमराज के दरबार का सीन कितनी बार हम लोगों ने पैरोडी के तौर पर किया है, जब यमराज चश्मा लगा के बैठे हैं या चित्रगुप्त जो है गॉगल्स लगा के बैठे हैं, कभी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, पैरोडी के तौर पर किया है। रामलीला की पैरोडी हम लोग खुद कॉलेज में कई बार की है, देखी भी है। आज के दौर में ये जाने भी दो यारों का क्लाइमेक्स पूरा महाभारत, आज के दौर में ऐसा सोचना भी संभव नहीं है, नहीं कर सकते। एक वो तय है। मैंने एक सीरीज की थी अ सिंपल मर्डर, वो एक डार्क कॉमेडी है, उसमें कोई पॉलिटिकल सटायर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मुझे अभी याद आया बात करते करते कि उसमें एक कैरेक्टर जो यशपाल शर्मा ने निभाया, जो कि एक सीरियल मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो उसकी सुपारी लेते हैं और फिर लोगों को काम देते हैं। तो उसको उसमें दिखाया कि वो पंडित हैं और ज्योतिष भी हैं, तो उस तरह का था। तो जब हम शूट कर रहे थे, मुझे अभी याद आया, मैंने उस वक्त भी जो अपने डायरेक्टर है उससे मैंने कहा था, सचिन से, कि यार ज़रूरी है इसको पंडित दिखाना, कुछ और दिखा दो, खामखा कंट्रोवर्सी होगी, हम कोई आइडियोलॉजिकल वाला तो बना नहीं रहे, डार्क कॉमेडी है। सो इस हद तक कॉन्शियस हम खुद हो चुके हैं। मतलब मेरे लिए सोचकर अभी सोच रहा हूँ तो थोड़ी शर्म भी आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, कि इतना बेबाकी से हम क्यों नहीं कर सकते चीज़ों को। वो डायरेक्टर की अच्छाई है कि उसने नहीं मानी मेरी बात, वैसा ही दिखाया और कोई खास कंट्रोवर्सी नहीं हुई। लोगों ने कोशिश की। अभी एक सीरीज मैंने की है राणा नायडू, तो जो कि एक अडेप्टेशन है एक अमेरिकन सीरीज का, रेड ऑनोवन। रेड ऑनोवन में जो सब्जेक्ट मैटर है, ये 3 भाई हैं जिनको उनका फादर एक आश्रम में, वहाँ पर एक चर्च है जहाँ ले जाया करता था, बिकॉज वो अमेरिकन क्रिश्चियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो उस फादर ने उन बच्चों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, वही उसको यहाँ अडेप्ट किया, तो उसने उसको एक आश्रम दिखा दिया और एक बाबा दिखाया, किसी धर्म का है या नहीं है, उस पर भी किसी ने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की कि भाई देखिए ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है भाई, अगर एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में एक सीरीज बनी है और उसको एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में एक आदमी अडेप्ट कर रहा है और हिंदू फैमिली दिखा रहा है, तो वहां पर भी उसको हूबहू फादर थोड़ी दिखाएगा यार। तो उसने लिखा भाई हालेलुया को आपने जो है अनंत आनंदम बना दिया, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। भाई अगर अडेप्ट करूंगा तो हिंदू फैमिली है वो चर्च थोड़ी जाएगी यार, या यहां पर मैं उसको माइनॉरिटी की कहानी बना दूंगा, वो तो नहीं होगा। तो ये खामखा भी कंट्रोवर्सीज भी हैं। एक चीज जो मैंने आज नोट की, इत्तेफाकन खूबसूरत इत्तेफाक मेरे साथ होते हैं आज ही का ये अखबार है और आज के सिनेमा, आज का समय और सिनेमा की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 3-4 फिल्मों का जिक्र है। तो उसमें कुछ बातें मुझे बड़ी रोचक लगी, उनके क्या मायने निकालने हैं इट्स क्वाइट ओपन, आप खुद सोच सकते हैं। पहला रिव्यू भीड़ का है जो सबसे बड़ा है, उसमें शुभ्रा गुप्ता जी, ये इंडियन एक्सप्रेस का रिव्यू है, क्रेडिट में दे रहा हूँ सबको, देखो पूरा ठीक है। तो एक जो उनका शुरुआती पैरा है, अभी जो आपने एक बात की जो आवाज़ हटा दी गई, तो उनका ऑब्जर्वेशन जो है, स्टार्टिंग योर फिल्म विद द मैंडेटरी पूरी तरह काल्पनिक है, मे बी अ प्रैग्मेटिक नेसेसिटी, बट टेकिंग द स्पेसिफिसिटी आउट बाय नॉट यूजिंग नेम्स डिफीट्स द पर्पस। मतलब यहां पर एक फिल्म जो कि रियल इवेंट पर बनी है, उसके शुरू में आपको डिक्लेयर करना पड़ा कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। और उसके बाद इन विच प्रदेश इज तेजपुर, इसमें जो जगह दिखाई गई है कोई तेजपुर है भाई, तो उस पर भी क्रिटिक ने जो है नोट किया है कि ये डजंट सर्व एनी पर्पस। द डिक्लेरेशन ऑफ द पेंडेमिक इन द पीएम्स वॉइस इज मिसिंग, इट वाज इन द ओरिजिनल ट्रेलर बट इट वाज रिप्लेस्ड by another now, and instantly that moment which changed the lives of so many of us so drastically becomes anodyne। यानी एक असलियत है जिससे ऑलरेडी हम सब भाग रहे थे, हमने देखा है, और ये रिव्यू के शुरू में भी लिखते हैं कि ऑलरेडी हम इसको ऐसे मान चुके हैं कि ये तो गए जमाने की बात है, ये भीड़ कभी गई थी,
क्योंकि इससे हम सब इतना आहत हुए थे, व्यथित हुए थे, हम बुलाना चाहते हैं इसको। और इसमें से एक असलियत, जो एक आवाज़ जिसने डिक्लेयर किया था कि भाई ये आज रात 12 बजे से लॉकडाउन है, वो आवाज़ भी आपने हटा दी, तो यानी असलियत को और दूर कर दिया। ये एक फिल्म का रिव्यू है जिसमें एक असली चीज़ को बोला गया कि ये काल्पनिक है पूरी तरह से, और इस पर कई कंडीशंस ला दी गई कि आप पुलिस ब्रुटैलिटी नहीं दिखाएंगे। सेंसर बोर्ड ने कहा सीएम और पीएम की आवाज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। तबलीगी जमात को जिस तरह से विलन दिखाया मीडिया ने शुरुआत में, वो भी आप इसमें नहीं दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें एक असलियत पर ला दी गई। कल ही एक मलयालम फिल्म भी रिलीज हुई, उसका रिव्यू मैंने पढ़ा, जो कि पूरी तरह से एक फिक्टिशियस फिल्म है जिसका नाम है पुरुष प्रेतम। ये कहानी ऐसी चीज़ों की है जो अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं हमारे आसपास, जो हमें लगता है कि आपस में जुड़ी हुई नहीं है, पर लगता है शायद जुड़ी हुई है। ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीज़ों पर कहानी आधारित है। पर इसके एंड में एक कमाल का ऑब्जर्वेशन है। Although the makers attest that it is a work of fiction, the way in which director Krishan and editor Suhail Bakar, माफ कीजिएगा आज नजर थोड़ी ज्यादा कमजोर हो रही है, director Krishan and editor Suhail Bakar spliced in news articles that corroborate the topics the movie covers, emphasizes that Purush Pretam is grounded in reality. It also depicts the appalling conditions in which police personnel work, etc. Another paragraph which caught my attention. A number of socio-political issues are addressed, including attempts made by those in authority to dictate what people should eat, and how some believe that only certain people should perform works like shouldering bodies. It also mocks how someone may suddenly become anonymous if they lost their identification documents, particularly their Aadhaar card. एक फिक्टिशियस मूवी जो केरला में बनती है, फिक्शन पर पूरी तरह आधारित है, वो असली मुद्दों को एड्रेस करती है, और वो मुद्दे उसकी लेयर में कहीं होते हैं। और एक हिंदी बेल्ट में जो मूवी बनती है जो असली घटनाओं पर आधारित है, उसे ये कहने पर मजबूर किया जाता है कि ये सब काल्पनिक है और असली घटनाएं आप ना दिखाएं। तो ये आज का समय है और आज का सिनेमा है। और आज का सिनेमा एक जो सेंसरशिप झेल रहा है, कल हम रात को बात कर रहे थे, हालात कुछ ऐसे हैं कि ये सेंसरशिप हिंदी सिनेमा पर ज्यादा हावी है। ऐसा क्यों है ये एक अलग ही विषय है, पर मलयाली सिनेमा है, तमिल सिनेमा है, वहाँ अभी भी जय भीम भी बन रही है, पुरुष प्रेतम भी बन रही है, और तमाम तरह की फिल्में बन रही हैं। हिंदी में भी भीड़ भी बन रही है, आर्टिकल 14 भी बन रही है। बट अगेन सबवर्जन, अब हमें तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं कि हम ढक छुप कर अपनी बात कहें। बट बात, भाव, एक्सप्रेशन, आई थिंक दे आर लाइक वाटर। वो ना किसी चट्टान से रुकते हैं, ना किसी पहाड़ से रुकते हैं, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो कहीं प्रपात की तरह गिरेगा, कहीं झरने की तरह गिरेगा, कहीं स्ट्रीम बनकर गिरेगा, निकलेगा, कल 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 आवाज करेगा, आपको गुदगुदाएगा, साथ में शायद कुछ सोचने को मजबूर भी कर देगा। पर है बात तो जो है वो, जैसे इन्होंने कहा कि सलीका हो तो ठीक है। एक दरअसल मैं तथ्य भी बताना चाह रहा हूं आपको कि अब जो है वो सिनेमा में देश की राजधानी दिल्ली आप नहीं रख सकते, इंद्रप्रस्थ रख सकते हैं। और दूसरा यह है कि आप किसी शहर का नाम यूज नहीं कर सकते। पुनीत का नाम यूज कर सकते हैं, सुशांत का नाम यूज कर सकते हैं, अशोक का नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण उतेकर का नाम यूज नहीं कर सकते, है ना। राम का नाम यूज नहीं कर सकते, कृष्ण का नाम यूज नहीं कर सकते। ये सब अघोषित नियम ला दिए हैं। पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है ना राम का नाम, तो हम कैसे कर सकते हैं? और दूसरा जो इन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा, अभी सबसे ज्यादा उनके टारगेट में हिंदी सिनेमा ही है ना। हिंदी इलाके का जो पूरा वोट बैंक है उनके टारगेट में है। तो इन चीजों से भी आप सिनेमा को, सिनेमा के पूरे बहस को, विमर्श को देखने की जरूरत है। वही जो सेल्फ सेंसरशिप की बात हो रही थी, तो मुझे एकदम से कल ही जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे और बात निकली कि जो आयोजन का नाम है वैखरी, इसका मतलब क्या है, तो
मैंने और पहले थोड़ा मुझे पता था, बट उसको और डीप पे जब मैंने पढ़ा तो वो जो पूरी वाणी के 4 रूप हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, तो मेरे ख्याल से जो आइडियाज़ हैं हमारे अंदर वो परा, पश्यंती और मध्यमा तक तो आ पाते हैं, वैखरी नहीं बन पाते। तो वो सारी कोशिश इसी बात की है कि वो वैखरी बन जाएं। वहीं आ रहा हूँ। 4 साल पहले पुनीत और हम लोग मैं और पुनीत एक कहानी डिस्कस कर रहे थे, परसों रात भी उस बारे में बात हुई, और बात करते करते 4 साल से ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, 4 साल तो हो ही गए। बात करते करते ये बात हुई इसको बनाएगा कौन, और पुनीत ने कहा कि ये तो तमिल में बनेगी, हिंदी में तो कोई नहीं बनाएगा इसको, ये तमिल में बनेगी। और वो कास्ट और तमाम जो कास्ट और सोशल जस्टिस और उस पर एक साइंस फिक्शन की कहानी थी। तो ये बात करते करते 4 साल बाद जो है हम बात वही अभी भी कर रहे हैं कि मलयालम में पाड़ा भी बन रही है और तमिल में बन रही है, फिल्म जय भीम बन रही है यहाँ पे। लेकिन ये सब होते हुए भी पुनीत और दारा भाई या अविनाश भाई, आप लोग जब काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कुछ कर तो रहे ही हैं। हाँ, नहीं मैं अभी दानिश भाई पे जाऊँगा, वो तो हाँ। तो ये लिखने को लेके भी सवाल है, कहानी लिखने को, स्क्रीन प्ले को खास तौर पे। अरे मुझे पता है, मैं थिएटर पे चला जाऊंगा, उन्हीं के पास सवाल लेके चला जाऊंगा। तो दानिश भाई आप भी इसमें शामिल हो जाएं, अमित आप भी शामिल हो जाएं। जब लिखते हैं, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के जवाब कई बार पता भी है दिमाग में, ये बहुत गड़बड़ हो रही है, तो क्राफ्ट पे खास तौर पे तो लिखते हुए तो कुछ तो लिख ही रहे हैं, और जो भी आप लिख रहे हैं, चूँकि वो कहानी है, उसमें जेंडर है, उसमें कास्ट है, उसमें कोई जगह है जहाँ असली लोग हैं, असली लोग में जेंडर भी होगा, कास्ट भी होगा, क्लास भी होगा, और उसके अलावा और जो भी डिवीज़न सोसाइटी में हो सकते हैं। कितनी बार ये लगता है कि न्याय नहीं कर पा रहे हैं, या लिखते लिखते रुक जाते हैं और फिर पीछे जाते हैं और कई बार दोबारा लिखना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा एक प्रिविलेज है, कास्ट का, जेंडर का, हज़ार चीज़ों का हो सकता है, और हम जो कहानी लिख रहे हैं उस किरदार का वो प्रिविलेज नहीं होगा। वो कितना मुश्किल होता है, ये सवाल जो भी लोग लिख रहे हैं उन सबसे, ये कितना मुश्किल और कितनी बार रीराइट करना पड़ता है, कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, और क्या हमारे समय के सिनेमा में कई बार जो बातें हम बहुत खुल के नहीं कह पा रहे हैं वो यहाँ से कह देते हैं क्या? मैंने तो ये बात, कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में। मेरी कहानियाँ नॉन फिक्शन से फिक्शन से लेके फैंटेसी पर आ चुकी हैं पूरी तरह से। अब मुझे लगता है इस देश में अगर सच कहना है तो आपको एलिस इन वंडरलैंड की तरह ही कहना पड़ेगा कि एक एलिस थी, एक वंडरलैंड था, वहाँ पे ये होता था, यहाँ तो होता नहीं है। तो मैं आप सच कह रहा हूँ, मैं ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं मैं फैंटेसी और साइंस फिक्शन की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने समय का सच तो कहने नहीं दिया जाएगा। तो मैं एक दुनिया बनाऊँगा जहाँ यूँ होता है और वहाँ एक बुरा आदमी है, वहाँ एक अच्छा आदमी है, वहाँ बुरे काम होते हैं। कम से कम ये कहने से न रोका जाए, मुझे इसकी उम्मीद है मुझको। तो मैं तो वो जो सुशांत भाई ने कहा कि वो रास्ता बनाने वाली बात है कि आप कुछ से फैंटेसी कहानी में भी होता था कि आपको पता है महल सामने है लेकिन वहाँ पे गार्ड है, तो जो हमारा प्रोटोगनिस्ट होता था वो घूम फिर के पहाड़ों नदियों से जाके घूम के आखिर में उस किले में कहीं किसी छेद से पहुँचता था। तो वही तरीका हमको भी अपनाना पड़ेगा। वही फैंटेसीज इसलिए मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं क्योंकि वो फैंटेसीज की अच्छी बात ये भी है कि उससे सारे लोग बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, देश, संस्कृति, कास्ट, रिलीजन से परे जाकर। तो मैं तो ईमानदारी से मानता हूँ कि मेरी सारी कहानियाँ फैंटेसी में होने वाली है और वही मेरा तरीका होगा। जी, अविनाश भाई आपने कहा था कि नाम उनके पुनीत हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, एक्चुअली वो भी नहीं हो सकते। अगर उनके नाम दाराब और दानिश हैं तो हो सकते हैं, वरना वो नहीं हो सकते। और अगर विलन है तो और भी बेहतर है। तो ये एक फ़र्क है उस बात के अंदर, वरना बाकी सारी चीज़ें ठीक है। एक बार अपना सवाल वापस रिपीट करें। सवाल ये कि देखिए सारी दिक्कतों के बावजूद कुछ तो लिख ही रहे हैं। उसमें जो जेंडर के सवाल है, वहाँ जो उस कहानी में किरदार है, उसमें जो कास्ट का सवाल है, उसमें जो समाज का सवाल है, उनको डील करते हुए कई बार लगता है कि जो कहानी आई है, जैसे हमेशा जरूरी नहीं कि कहानी भी आप ही कोई स्क्रीन प्ले आप कर रहे होंगे और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अड़ा होगा कि नहीं कहानी तो यही चाहिए, किरदार तो ऐसा ही होगा। कितनी बार लगता है कि निराशा हाथ लग रही है, हम जैसा जेंडर या कास्ट या सोशल जस्टिस की बात करना चाह रहे थे या किरदार खड़ा करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए या एम्पैथी नहीं खड़ी कर पाए। कितनी बार अपनी वजह से, क्योंकि हमारा एक प्रिविलेज, जैसे मैं एक हिंदू पुरुष हूँ अपर कास्ट, मेरे पास 3 प्रिविलेज कम से कम है, आपके पास 2 प्रिविलेज कम से कम है ना। रिलीजन अगर हटा दे तो कास्ट और जेंडर है, मेरे पास जेंडर कास्ट रिलीजन है। तो अब एक महिला किरदार है या एक दलित किरदार है,
वहाँ खड़े होकर लिखते समय कितनी बार वापस लौट के रीराइट करनी पड़ती है कहानी, और ये कितना मुश्किल, और अभी के समय में इसके ज़रिए कितनी बार कुछ कहा जाता है या कई बार रोक देते हैं कि यार रहने दो। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे लिए ये है कि हमने आज तक पिक्चरें बनाई किन के लिए, और इस बात को हम अक्सर डिस्कशंस में नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये एक अपर मिडिल क्लास के लिए पिक्चरें बनती हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कि पिक्चरें अफोर्ड कर सकते हैं देखना, और वही लोग हैं जो कि ये पिक्चरें बना रहे हैं। वो अपने घरों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए पिक्चरें बना रहे हैं, जिनको वो जानते हैं उनके लिए वो पिक्चरें बना रहे हैं, और क्योंकि देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि उनका नंबर इतना बड़ा है कि हाँ आपको बॉक्स ऑफिस भी मिल जाता है उसके लिए। तो देखिए, मैं अगर किसी दलित की कहानी कहूंगा तो मैं कभी सच नहीं बोलूंगा, हो ही नहीं सकता कि मैं एक दलित की कहानी में सच बोलूंगा। मैं वो बोलूंगा जो कि मैं समझता हूं कि ये जीता है, वो मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है, और 90% टाइम ना एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू झूठे होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दलितों को दलितों की कहानियां कहनी पड़ेंगी। मसला यहां पे ये है कि महिला को महिला की कहानी, अब सही बात तो ये पूजा भट्ट चली गई हैं, बट पूजा भट्ट आ नहीं पाई, बट ये है तो मैनरली, ये सच्चाई है। सारे के सारे मर्द बैठे हुए पिक्चरों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हम, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं इस बात से, नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी है हमारी, कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात के अंदर, हमें, मुझ में भी नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मस्त बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों से। सो ये जो सवाल है ना, वो मेरे हिसाब से शुरुआत में ही गलत है। क्यों? क्योंकि कभी आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करी कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दलित हो। आपने कभी वो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करी कि मुसलमानों के अंदर भी ये दाराब फारूकी नाम का आदमी ही इंडस्ट्री के अंदर है। वो और तरह के जो लोग हैं मुसलमानों के अंदर, वो लोग नहीं है रिप्रेजेंटेशन। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो सोसाइटी है ना, उसी का ही अक्स है फिल्म इंडस्ट्री। जो हम सोसाइटी है हमारे सामने, जिसके पास सारा पावर है, जिसके पास सारा बिजनेस है, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वही फिल्म इंडस्ट्री। वो कैसे कहेंगे किसी और की कहानी? हम एक्टिंग करते हैं कहानी कहने की। और दूसरा बड़ा मसला जो है यहाँ पे, वो ये है कि मुझे याद नहीं है आखिरी बार मैंने बहुत सच्ची बात और बहुत नई बात कब सुनी थी या सोची थी। हम इनकेपेबल हैं। क्यों? क्योंकि हम अक्सर वही बातें कहना चाहते हैं जो कि लोग सुनना चाहते हैं, वरना लोग बुरा मान जाते हैं। हम में एक फीलिंग आ गई है कि हमें किसी ना किसी तरह से ना खुश रखना है लोगों को। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट बिजनेस है तो खुश रखना भी है, लेकिन ये जो इनेट है ना, हम लोगों में एक फीलिंग आ गई है कि यार सब खुश रहें, चंगा रहे, मतलब सब चंगा सी वाला जो सीन है वो चलता रहना चाहिए फिल्मों में भी कहीं ना कहीं। और मसला ये है कि चाहे कितनी ही लिबरल सोसाइटी हो अमेरिका की या कोरिया की, वो सच बोल पा रहे हैं, इसलिए वो अच्छी पिक्चरें बना रहे हैं। हम ना नई बातें सोच रहे हैं, ना नई बातें कह रहे हैं। एंड सही बात तो यह है कि देखिए, राइट विंग वुड कीप ऑन सेइंग जो कि चलता है। क्यों? क्योंकि वो चलता है। प्रॉब्लम यहां पे है दूसरी तरफ के साथ कि ना नई बातें सोच रहे हो तुम और ना कह पा रहे, और मैं उसका पार्ट हूं। ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बनिस्बत इसके कि हम बाकी चीजों के बारे में बात करें। अब वो वक्त आ गया है जबकि लिटरली डिस्कशंस ये होनी चाहिए कि यार हाँ ठीक है, हम पे जुल्म हो रहा है, हाँ ये डिसाइडेड है। ये रिपीटिशन ऑफ टॉक जो है ना, इट हैज टू एंड समवेयर। रिडंडेंसी इस कदर है कि हर आदमी यहाँ पे ये बात करने के लिए तैयार है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हाँ हमारे साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, आपको लगता है हमारे साथ बहुत बुरा, हाँ। ये रिपीटिशन जो चल रहा है ना हम लोगों के अंदर, आई थिंक दैट हैज टू स्टॉप नाउ एंड समबडी हैज टू से कि यार भाई कोई नई बात बोल दो, कोई कुछ दिमाग में आई है तो वो बात बोल दो। That is from where movies will start to come out. That is from where poetry will come out. हर तरह का आर्ट। और सही बात तो ये है कि जब वो पॉपुलर होना शुरू करेगा ना वो थॉट, तो कॉमर्स भी निकल के आएगा उसके अंदर से।
क्योंकि कॉमर्स एक्चुअली आर्ट के बाद निकलता है। कि अभी हम मोस्टली हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी अपने देश की बाकी भाषाओं में हमारे समय को और कैसे कैसे किस तरह से दर्ज किया जा रहा है, ये पिक्चर कभी बार हम लोगों से छूट जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, आप कुछ पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बता रहे थे जो बहुत अच्छी तरह वहाँ कर रही हैं। और रिव्यू में वो वही बता रहे थे कि एक ही समय में 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, एक रियल इवेंट पे है जिसको फिक्टिशियस कहना पड़ रहा है, और एक फिक्शन के अंदर रियलिटी कही जा रही है। वही बात है कि एक्चुअली इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जो सबवर्जन सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, या सेंसरशिप, एक अनकही सेंसरशिप सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, तकरीबन हर जगह है। कॉमर्शियल रीजंस की वजह से होती है। मुझे एक जो बड़ा एग्जांपल लगता है, आप इत्तेफाक हो सकता है ना रखें, अवतार जो है वो मुझे बहुत बेहतरीन फिल्म लगती है। ऑस्कर्स में उसे बुरी तरह से स्नब किया गया। उस साल ऑस्कर दिए गए हर्ट लॉकर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों फिल्मों का जो मौजू है, जो कहानी है, वो बहुत मतलब रेनबो के दो, जो पूरा इराक वॉर है उसका जो प्रीमाइस था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, रिसोर्सेज हमें वहां से लेने हैं, और ये इंसर्जेंट हैं जो वहां के रहने वाले हैं, ये जंगली लोग हैं, इन्हें हम सिखाएंगे डेमोक्रेसी वगैरह। दैट इज अवतार, जो तमाचा था पूरे अमेरिकन बाजार पर। हर्ट लॉकर उस वॉर का हीरोइक वर्जन दिखाता है कि अरे यार वो सब होगा, पर ये देखो कितनी बहादुरी से बम डिफ्यूज होते हैं। तो ऑस्कर्स उसे गए। तो ये सबवर्जन हमारे यहां अभी पॉलिटिकल है, वहां पर कमर्शियल है, पर है हर जगह। तो पूरी दुनिया तरीके निकालती है, जैसे इसने कहा फैंटेसी वर्ल्ड में, तो वहां उन्होंने सीधे सीधे इराक वॉर नहीं कहा या कुछ और नहीं कहा, उन्होंने अवतार बनाई। और उससे एक आपकी बात भी आती है कहने के तरीके की। ऑलिवर स्टोन वही बात अपने तरीके से कहते जा रहे हैं, जेम्स कैमरून ने दूसरा तरीका निकाला कहने का, सेम वही बात। सो आज हम ये बात कर रहे हैं, एज यू सेड कि जुल्म हो रहा है, बहुत है, बट ट्रस्ट मी, आप इतिहास खंगाल लीजिए, सब पर जुल्म हुआ है, हर कौम पर जुल्म हुआ है, हर देश में जुल्म हुआ है। लेकिन चाहे पेंटर हो, चाहे डांसर हो, चाहे फिल्म मेकर हो, बाखुदा उन्होंने रास्ते निकाले हैं, फिल्में बनाई हैं, नाटक कई किए हैं, और बात जारी रही है, और रिवॉल्यूशंस हुए हैं। तो चिंता ना करें, इतनी मायूसी का समय नहीं है, होगा और हो रहा है, खुश रहें। बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने जो बात शुरू की इसीलिए की कि मायूसी का नहीं है, कोई इतने सारे चेहरे हमारे पास हैं खड़े होने वाले। दानिश भाई, मैं एक नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि इसी शहर का है, यहीं पास का ही। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2011-10 की बात है, और दानिश भाई एक इवेंट किया करते थे, दानिश भाई दास्तान गोई भी करते थे उस वक्त, और हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठे होते थे उस समय जो दिल्ली में थे, और उसमें से अलग अलग लोग, जाकिर है, संदीप है, कितने सारे लोग अलग अलग सब काम कर रहे हैं मुंबई में अब। तो आपको हमने थिएटर में भी देखा है, दास्तान कहते भी सुना है, और अब आपको सिनेमा में और छोटी स्क्रीन OTT पर भी देख रहे हैं। और बड़ा अलग अलग तरह का कंटेंट है, यानी कि वो नाटक जो आप मुंबई में कर रहे हैं या वो नाटक थिएटर जो आप दिल्ली में करते थे, उनमें भी थोड़ा फ़र्क है, ऐसा नहीं है। कुछ आप अभी भी कर रहे हैं, और फिर आप OTT जाते हैं। आप जब चुनाव करते हैं कंटेंट का, एक सवाल तो ये है जो बहुत ज़रूरी सवाल है, वो जो लीगेसी की बात थी, या जिसको आम भाषा में नेपोटिज्म कहने लगे हैं, वो अलग अलग एक ही तरह की दो चीज़ें हैं बेसिकली, वो जब नहीं होती है तो कितना चुनाव का मौका होता है आपके पास काम का, कि मैं एज एन एक्टर ये चुनूंगा कि ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, जब वो लीगेसी नहीं होती है। दूसरा, कितनी बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए चुनना पड़ता है, और बाद में लगता है कि कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छा काम कर ले जाएंगे, पर ये कहानी हमको नहीं करनी थी, क्योंकि आप थिएटर की दुनिया से भी आ रहे हैं। और कितनी बार ऐसा होता है जब आप पैर उठा के और उस देहरी को लांघते हुए जो थिएटर की, अच्छे थिएटर की, और वापस रख लेते हैं और आप मना कर देते हैं कि नहीं, करते करते रुक जाते हैं। ये कितना होता है, ये कितना है, और चुनाव कितना है आपके सामने, एक्टर के तौर पे कितना चुनाव है कहानी चुनने का? समय कितना है हमारे पास? लोग है, समय है, कुल बुला रहे हैं लोग भाई अब। समय है।
इसके बाद खाना भी है। हाँ, क्योंकि दर्शकगण अगर भाग गए तो फिर किससे आदमी मुकालमा करेगा। हाँ, दर्शकों के लिए घोषणा है कि इस सेशन के बाद सभी के लिए लंच है, तो ये तसल्ली से हाँ, बात कर देखिए, पाएंगे आप लोग भी बैठिए। जितने दुनिया में कामयाब फंक्शंस हुए हैं वो इसीलिए हुए क्योंकि उसमें लंच होता है। इसीलिए मैंने जो कहा ये कामयाबी के लिए ही कहा है मैंने। ये बहुत जरूरी है। रहा जहां तक आपके सवाल, तो ये बात सही है। देखिए क्या होता है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, ये समाज इस तरह से चलता है। समाज में जिसके पास इक़्तिदार आ जाता है, जिसके पास पावर आ जाता है, वो बैरियर्स क्रिएट करता है और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्रोप्रिएट कर ले, मोनोपोली रखे और कम से कम उस सर्कल के अंदर दाखिल हो। तो आप जितने ही समाज के वर्ग में नीचे होंगे उतने ही सीढ़ी चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए जो पहले से वहाँ बैठा है वो मुश्किलात खड़ा करता रहेगा। सिनेमा में भी यही है, क्योंकि इंसानी मिजाज नहीं बदल सकता है। ये नहीं कि सिनेमा में जाके लोग इंसान नहीं होते, कुछ और बन जाते हैं। तो इंसान का मिजाज जो है वही रहता है। तो सिनेमा में भी यही होता है कि जो आदमी पहुंच गया है, जिसकी पैठ है पहले से, जिसके पास पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपने हिसाब से उसको डिक्टेट करना चाहता है। अब कोई नया आदमी आता है तो पहले हर आदमी जो है नया आदमी के ऊपर, क्योंकि एक मसला और है, देखिए इसमें एक मसला इसमें है क्रेडिबिलिटी का, है कि अब आपने कोई आदमी आया, अविनाश दास आए, इन्होंने कहा भाई, या दराब आए, इन्होंने कहा भाई मुझे फिल्म बनानी है, बड़ी अच्छी पटकथा लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, लेकिन कोई आदमी जो उसके ऊपर 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का दाव लगाएगा, तो उसको थोड़ा तो इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। अगर आपके पास लेगेसी है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साहब पीछे आपके कोई बड़े साहब बैठे हैं, वो वहाँ कह देंगे कि हाँ नहीं, मेरे लड़के को चांस दो, चांस मिल जाएगा लड़के को। नया आदमी पहुंचेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसको क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कैसे करेगा बेचारा, इधर से उधर से क्राउड फंडिंग करके किसी तरह से, मान लो तैयार हो गया, फिल्म बन गई। अब जब फिल्म हिट हो गई और लोगों ने वाकई में देखा, रही है तो बड़ी शानदार फिल्म है, इसके पास इसका मतलब इनके पास टैलेंट है, तो फिर शायद आपके पास दोबारा काम आने लग जाएंगे। वही चीज़ एक्टिंग के अंदर भी है। एक तो हम लोग पहले ही बहुत लेट पहुंचे, बढ़ोतरी में हम लोग एक्टिंग करने पहुंचे हैं ना, लोग वहाँ जवानी में पहुंचते हैं, हम जब बिल्कुल 40 के पहुंच गए तब पहुंचे, हमें लगा एक्टिंग, उसमें भी हम 40 में नहीं पहुंचे, 45 में पहुंचे बम्बई एक्टिंग करने के लिए। नहीं, वो ठीक है, वो बता देना पड़ता है कि बुजुर्गी आ गई है। तो अब उसमें क्या है कि वही चीज़ मेरे साथ भी है कि क्या है, क्या क्रेडिबल है, क्या अगर बड़ा रोल दिया जाए तो ये उसको उठा पाएंगे या नहीं पाएंगे, फिल्म चल पाएगी कि नहीं पाएगी, ये सब सवालात मेरे साथ भी खड़े होते हैं। पर क्योंकि थिएटर में या बाकी दुनिया में कुछ काम किया हुआ, तो इससे पहले थोड़ी सी शनाख्त हो चुकी है, तो इसलिए जो आम लोगों के साथ होता है वो मेरे साथ नहीं होता है। मुझे एक तरह से अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ता है, इतना बदनाम हो चुका हूँ कि पहले ही लोग जानते हैं ये कौन आदमी है, तो वो मुश्किलात मेरे सामने नहीं पड़ी। पर ये बात आपकी सही है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कंटेंट की बात की कि आप किस तरह से चुनते हैं, तो मुझे नसीर भाई ने बहुत पहले फार्मूला दे दिया था। उन्होंने कहा था भाई 3 वजूहात होने चाहिए तुम्हारे पास, या तो तुम प्रिंसिपल किरदार हो, कैरेक्टर हो सिनेमा में, या जिस सीन में हो वो तुम्हारा सीन है, या प्रोड्यूसर तुम्हें बहुत पैसे दे रहा हो। तो प्रोड्यूसर बहुत पैसे तो कभी देता नहीं है, ये तो यहाँ सुशांत भी बैठे हैं, वो भी जानते हैं। ऐसा आज तक मैंने कभी कोई फोन कॉल पे नहीं सुना कि सर बजट बहुत है, आप फिल्म कीजिए, ये कभी, लेकिन ये फोन कॉल हमें कभी नहीं आया। भाई राइटर से तो पहला सेंटेंस नहीं, हमें तो मतलब सर थोड़ा टाइट है हमें तो मैं बताऊं आपको, जो बहुत बड़े बड़े बैनर हैं जिनका हमें मालूम है ये फिल्म 300 करोड़ से कम की फिल्म नहीं है, उसके लिए भी रोल आता है, जब फोन आता है तो यही आता है सर बजट नहीं है। तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि अगर इस फिल्म के लिए बजट नहीं है तो किस फिल्म के लिए बजट है। तो ये सवाल तो तीसरा तो कभी हमारे ऊपर कभी लागू ही नहीं हुआ। दो लागू हो जाते हैं कि आपका किरदार और आपका सीन। उसके बाद अगर कंटेंट, कभी कभी ये भी होता है कि आपको किरदार अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ये जैसे खूबसूरत इत्तेफाक मेरे साथ ऐसे नहीं होते हैं जो इनके साथ होते हैं। कभी कभी होता है कि साहब आप प्राइम कैरेक्टर हैं, मतलब सर आप ही हैं लीड, आदमी खुश हो जाता है कि हाँ भाई लीड है। अब जब पढ़ना शुरू किया स्क्रिप्ट तो पता लगा कि ऐसी डांड स्क्रिप्ट है कि अगर इसमें लीड एक्टिंग कर लिया तो बर्बादी हो जाएंगी, इसके बाद कोई रोल नहीं मिलने वाला है, तो मना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बढ़ोतरी में इधर उधर घाट घाट का पानी पी के कहीं पहुंचने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी आपको समझ आ जाती है। तो जब 30-32 की उम्र में नौकरी छोड़ के एक्टिंग करना शुरू किया, तो पहला एक प्रिंसिपल बुनियादी मेरे सामने सवाल होता है कि मैंने ये दुनिया इसलिए छोड़ी कि मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं वो काम क्यों करूँ जो जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं वही काम करूँ जो जिसमें मेरा दिल है, जहाँ मुझे लुत्फ़ आ रहा है। तो वो फैसला मेरे सामने, जब भी मैं कोई फैसला करता हूँ, वो बुनियादी चीज़ मेरे सामने रहती है। तो जहाँ मुझे लगता है कि नहीं
माहौल ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं हैं, कोई और एजेंडा है, कोई और इनकी नीयत है, मैं साफ मना कर देता हूँ। 4 महीने बगैर काम के बैठेंगे, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन काम वही करेंगे जो काम अच्छा लगता है। तो अगर आदमी अपने ऊपर खुद एतमादी से काम करे, क्या है कि 2 चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ा जल्दी जो है हिला देती हैं। एक, पहली चीज़ तो आपको कभी अपने आप से जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, है ना, फौरन उनको लाइक चाहिए होता है हर चीज़ पे। और दूसरी चीज़, डू नॉट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। जब आप अपने आप को सस्ता बेचते हैं, यकीनन आप और सस्ते खरीदे गए जितना आप सोच रहे हैं। तो अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है, अपने स्किल पे एतमाद है, अपने काम पे एतमाद है, जल्दी खुश ना होइए, अपने सबसे बड़े निंदक बने रहिए। और दूसरा, डू नॉट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। आपकी कीमत लगेगी और लोग आपको देंगे पैसा, वो चीज़ आएगी। थैंक यू। नहीं दानिश भाई, आपसे एक सवाल है। सो आप 40-45 के आए और 40-45 साल आपको हो चुके हैं। तो बस यही सवाल था। कभी कभी खिज़्र पैगंबर की तरह हमें भी बुजुर्गी मिल जाती है।